गौरी दया के लायक नहीं था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को युद्ध में हरा दिया था, लेकिन उसकी जान बख्श दी। दुश्मन पर दया करने की इस भूल का नतीजा रहा हिंदुस्तान में इस्लामी शासन की शुरुआत, जिसकी सजा देश आज तक भुगत रहा है। ये सच है कि पृथ्वीराज चौहान अगर गजनी के मोहम्मद गौरी की जान नहीं बख्शते और गौरी के लिए कन्नौज नरेश जयचंद पलक पावड़े न बिछाता, तो शायद भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास कुछ और होता। न गौरी यहाँ पैर जमा पाता, न मुस्लिम राज की नींव पड़ती। पृथ्वीराज के बाद अगले 300 वर्षों तक इस्लामी शासन का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। सद्गुणों के अतिरेक और अपनों से ही लड़ने के लिए विदेशी आक्रांताओं का साथ देने की ऐतिहासिक भूलों ने कोई 1000 साल तक गुलामी के दंश झेलने के लिए हमें विवश कर दिया। भारत में अक्सर कहानियों में ही इतिहास खोजना पड़ता है, इसलिए पृथ्वीराज की कहानी के लिए स्वदेशी अर्ध पौराणिक साहित्य, जैन और मुस्लिम स्रोतों पर ही अधिक निर्भर रहना पड़ता है। इसी क्रम में जयानक का पृथ्वीराज विजय, जैन विद्वान मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, पृथ्वीराज के दोस्त और राज कवि चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, जैन मुनि नयन चंद्र सूरी का हम्मीर काव्य जैसे स्वदेशी साहित्य स्रोत हैं। इसी तरह इस्लामी स्रोतों में हसन निजामी का ताजुल मासिर, यूफी का तबकाते नासिरी और फरिश्ता का तारीखे फिरिश्ता जैसे फारसी ग्रंथ हैं। पृथ्वीराज के शासन के शिलालेख बहुत कम मिलते हैं। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं कि पृथ्वीराज ने खुद शिलालेख लगवाए हों। स्वदेशी स्रोतों में कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने 1186 से 1191 के दौरान मोहम्मद गौरी को कई बार पराजित किया। कितनी बार? तो हम्मीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार, पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार। पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि 21 बार और प्रबंध चिंतामणि के मुताबिक 23 बार। वहीं इस्लामी स्रोत केवल 2 लड़ाइयों का जिक्र करते हैं, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन इलाका दिल्ली से कोई 110 किलोमीटर दूर वर्तमान हरियाणा राज्य में पड़ता है। तराइन के किले के नीचे वाले मैदान में ये युद्ध हुआ। 1191 में हुए तराइन के पहले युद्ध में गौरी को हार मिली। कहते हैं कि एक सिपाही ने अधमरी हालत में उसे घोड़े पर चढ़ाया और युद्ध के मैदान से भाग निकला। गौरी की सेना भी भागने लगी, लेकिन पृथ्वीराज ने भागती सेना का पीछा नहीं किया। यही उसकी ऐतिहासिक भूल बताई जाती है। इसके 1 साल बाद गौरी भारी फौज लेकर फिर आया। साल 1192 में हुए तराइन के इस युद्ध में पृथ्वीराज हार गया। चंद बरदाई ने अपने वीर रस के वृहद महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में इस युद्ध का वर्णन किया है। संदर्भ संयोगिता प्रसंग का है। पृथ्वीराज इतने विलास मग्न हो गए कि 6 माह तक संयोगिता के आवास से बाहर ही नहीं निकला। तब तक गौरी की सेना आगे बढ़ रही थी। राजगुरु चिंता मग्न थे। वो चंद बरदाई के साथ संयोगिता के आवास पर पहुँचे और दासी के हाथों संदेश पत्र भेजा। गोरी रत्त तुअ ध्ररा, तू गोरी अनुरत्त, यानी हमलावर गौरी आपकी धरती पर आ चुका है और आप प्रणय विलास में ही उलझे हुए हैं। संदेश पढ़ते ही पृथ्वीराज की विलास निद्रा भंग हुई और वो युद्ध के लिए निकल पड़े। इससे एक बात साफ है कि साल भर के भीतर ही गौरी आएगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी और इसलिए युद्ध की कोई तैयारी नहीं थी। 1191 से लेकर 1192 तक 3 युद्धों का पृथ्वीराज को सामना करना पड़ा। तराइन के प्रथम युद्ध का जिक्र किया ही है। उसके कुछ माह बाद ही संयोगिता का स्वयंवर हुआ। संयोगिता कन्नौज नरेश जयचंद की कन्या थी। पृथ्वीराज जयचंद की दुश्मनी और संयोगिता के हरण की ये अलग ही कहानी है, लेकिन इसका परिणाम ये है कि कुछ ही महीनों में पृथ्वीराज और जयचंद का युद्ध हुआ। पृथ्वीराज के कई शूर योद्धा मारे गए। थोड़े समय में लगातार 2 युद्धों से पृथ्वीराज की सेना में वीर योद्धाओं की कमी हो गई थी। यही नहीं, जयचंद और अन्य हिंदू राजाओं ने पृथ्वीराज से कन्नी काट ली। हिंदू राजाओं का पृथ्वीराज से विमुखता की पृष्ठभूमि जान लेना जरूरी है। पृथ्वीराज चौहान राजा सोमेश्वर और महारानी कर्पूरी देवी के पुत्र थे। उनके पिता का सन 1177 में निधन हुआ। तब पृथ्वीराज की उम्र थी केवल 11 साल।
और राजा बन गए। उनकी माता ने प्रशासन संभाला। इसके 3 वर्ष बाद से पृथ्वीराज ने खुद प्रशासन संभालना शुरू किया। कई राजा अब उनके राज्य को हथियाने के मंसूबे करने लगे। इसी चक्कर में नागार्जुन, भदनाक, चंदेल, चालुक्य राजघरानों से उनकी ठन गई। संयोगिता प्रसंग से जयचंद से भी उनकी दुश्मनी हो गई। इन आपसी संघर्षों में जीत पृथ्वीराज की हुई। इससे अन्य राजा अपमानित महसूस करने लगे। शायद इसी कारण गौरी के साथ युद्ध में उत्तर के किसी राजा ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। चंद बरदाई के महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में इस युद्ध, पृथ्वीराज के पकड़े जाने, उन्हें गजनी ले जाए जाने, प्रताड़ित करने और शब्द बेधी तीर से सुल्तान को मार डालने और बाद में पृथ्वीराज और चंद बरदाई दोनों की आत्महत्याओं का रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन है। यहाँ सवाल हो सकता है कि चंद ने जब आत्महत्या कर ली तो फिर रासो में इस घटना को किसने लिखा? इसका उत्तर ये है कि गौरी जब पृथ्वीराज को गजनी ले गया तब उसके पीछे पीछे चंद भी पहुंच गया था। जाने के पहले उसने अपना ये अधूरा काव्य ग्रंथ अपने पुत्र जल्हड़ को सौंप दिया था। रासो में गजनी की घटनाओं का ये वर्णन जल्हड़ ने किया है। रासो में जिक्र है, पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जन रिप काज। इससे रासो के समय को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि उसके कई पाठ मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये 16वीं सदी की रचना है। प्रसिद्ध विद्वान और पुरातत्वविद व्यूलर को पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की एक खंडित प्रति मिली थी, जो 12वीं-13वीं सदी की मानी जाती है। इससे रासो के लेखन काल को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो गया है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में भी भिन्न भिन्न कहानियां हैं। रासो के अनुसार चंद बरदाई ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज का शब्द बेधी कौशल देखने के लिए मनाया था। कहते हैं कि गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी थीं। इसलिए वो आश्वस्त था और एक नेत्रहीन का कौशल देखने के लिए तैयार हो गया। इसी दौरान चंद का ये छंद प्रसिद्ध है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। कहानी कहती है कि इसके बाद पृथ्वीराज ने तीर से गौरी को मार गिराया। ये घटना कुछ अनैतिहासिक बन गई है, क्योंकि वो मोहम्मद गौरी की मौत की तारीख से मेल नहीं खाती। इतिहास कहता है कि गौरी की मौत 15 मार्च 1206 को हुई। उसे जाटों की खोखर नामक जमात ने झेलम के तीर पर मार डाला। उसकी कब्र भी वहां है। फिर गजनी में किसकी कब्र है? एक अन्य कहानी कहती है कि शब्द बेद के समय किसी कारण से मोहम्मद गौरी दरबार में हाजिर नहीं हो सका था। मोहम्मद गौरी का असली नाम शहाबुद्दीन है। उसका बड़ा भाई गियासुद्दीन तब सुल्तान था। छंद में जिस सुल्तान का जिक्र है, शायद वो गियासुद्दीन है, जिसकी मौत सन 1202 में हुई। इस्लामिक सूत्रों में गियासुद्दीन की मौत का कारण नहीं दिया गया है, लेकिन रासो में जिस घटना का जिक्र है वो सन 1202 की है। इसलिए तारीखों का कुछ मेल बनता है। गियासुद्दीन के बाद शहाबुद्दीन सुल्तान बना और आगे 6 वर्ष तक जीवित रहा। जैन सूत्रों के अनुसार युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को कैद कर लिया और बाद में हत्या करवा दी। विरुद्ध विधि विध्वंस में कहा गया है कि युद्ध स्थल पर भी पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। 14वीं सदी के जैन विद्वान मेरुतुंग ने अपने ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि में कहा है कि चौहान के संग्रहालय में मुस्लिम विरोधी पेंटिंग देखकर गौरी क्रुद्ध हो गया और पृथ्वीराज को मरवा दिया। पृथ्वीराज प्रबंध में कहा गया है कि बंदी बनाने के बाद पृथ्वीराज को अजय मेरु यानी वर्तमान अजमेर में लाया गया। अजय मेरु पृथ्वीराज की राजधानी थी। गौरी ने पृथ्वीराज के कमरे के सामने ही अपना सिंहासन लगा रखा था। कहानी कहती है कि पृथ्वीराज गौरी से बदला लेना चाहते थे, इसलिए अपने एक मंत्री प्रताप सिंह से तीर धनुष लाकर देने के लिए कहा। प्रताप सिंह ने धनुष्य कोडी तो ला दिया, लेकिन इसकी सूचना गौरी को भी दे दी, यानी प्रताप सिंह ने धोखा दे दिया। साजिश का पता लगते ही गौरी ने एक गड्ढा खुदवाकर उसमें पृथ्वीराज को फेंकवा दिया। लोगों ने आते जाते पत्थर मारकर पृथ्वीराज की हत्या कर दी। जैन मुनि नयन सूरी के हमीरा काव्य में कहा गया है कि पराजय के बाद पृथ्वीराज ने
खाना पीना छोड़ दिया था और इसी से उनकी मौत हो गई। इस्लामी सूत्र कहते हैं कि गौरी ने कैद करने के तुरंत बाद पृथ्वीराज को मरवा डाला। इन कहानियों से एक बात साफ है कि गौरी की कैद में रहते ही पृथ्वीराज की मौत हो गई। गजनी में पृथ्वीराज की समाधि के पास ही सुल्तान गियासुद्दीन की कब्र होना रासों की कहानी का आधार हो सकता है। चूंकि शहाबुद्दीन की मौत 1206 में झेलम के तीर पर हुई थी, इसलिए मान लेते हैं कि गजनी की कब्र शहाबुद्दीन की नहीं, गियासुद्दीन की होगी। अफगानिस्तान में जब तालिबान की सत्ता थी, तब 2005 में कहते हैं कि तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह को तालिबानी अधिकारियों ने पृथ्वीराज की समाधि गजनी में होने की बात बताई थी। फूलन देवी हत्याकांड के अभियुक्त शेर सिंह राणा ने भी दावा किया था कि तिहाड़ जेल से भागकर वो अफगानिस्तान पहुंच गया था और वहां से पृथ्वीराज की समाधि की मिट्टी और अस्थियां ले आया है। इस कहानी की सच्चाई संदिग्ध है। लिहाजा इतना जरूर है कि पृथ्वीराज चौहान के बाद ऐसा कोई स्वदेशी राजा नहीं हुआ जो विदेशी आक्रांताओं को रोक सके।